मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही होगी। परीक्षा की तिथियां धीरे धीरे करीब आ रही हैं। आपको पता है कि टीजीटी की परीक्षा मिड मई के महीने में है, बीच मई के महीने में 15, 16 या 14, 15 ऐसे ही डेट है आपकी। तो पढ़ाई हमें लग रहा है पूरी हो गई होगी और आपका रिवीजन शुरू हो गया होगा। और अगले महीने जून में आप देखेंगे टीजीटी की परीक्षा के बाद पीजीटी की परीक्षा का आयोजन भी होगा। तो अब टीजीटी की परीक्षा के लिए आपके पास 15 से 20 दिन है और माना कि पीजीटी की परीक्षा के लिए 1 महीने का समय और है। लेकिन रिवीजन अब परफेक्ट वे में होना चाहिए। और आइए, आज के प्रश्नों को बहुत चुनिंदा और सेलेक्टेड हमेशा की तरह रखा गया है। सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और जल्दी से क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, उड़ीसा में सर्वप्रथम खोजा गया नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? उड़ीसा में सर्वप्रथम उत्खनित नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? बैदीपुर, शंकरगंज, बरुडी या फिर कोचाई? और प्रश्न सामने है, छोटा सा प्रश्न है, कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको जवाब देना है। और अगर कहीं आपके मस्तिष्क में बैदीपुर क्लिक हो रहा है तो ये जवाब गलत हो जाएगा सर। और यहां पर सही जवाब है कोचाई। कोचाई उत्खनित स्थल पूछा गया है। अगर प्रश्न इस तरह से होता कि उड़ीसा में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तब जवाब होता बैदीपुर। और आइए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो और देख सकते हैं। और ये रिमार्क है, उड़ीसा में यद्यपि कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल बैदीपुर है, बैदीपुर से हमें नवपाषाण काल में चावल के प्रमाण भी मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, गलतियां ना हो। और बैदीपुर का उत्खनन किन्होंने करवाया था? 1962 में डी सेन और ए के घोष सर के द्वारा करवाया गया था। तो अगर ये प्रश्न, यहाँ पे कई प्रश्न शामिल हो सकते हैं कि ये बताइए नवपाषाण काल में उड़ीसा में कहां से चावल मिलता है, तो वो बैदीपुर है। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है उड़ीसा में? तो बैदीपुर है। लेकिन अगर ये कहता है कि ये बताइए कि सर्वप्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है, तो जवाब कोचाई है। और अब दूसरा प्रश्न आपका ताम्रपाषाण काल से है। महाराष्ट्र का ताम्रपाषाणिक स्थल, वो स्थल आपको चिन्हित करना है जो सबसे विस्तृत और उत्खनित ताम्रपाषाण स्थल है। यानी कि विस्तृत भी है और उत्खनित भी है। मतलब उत्खनित विस्तृत सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दहमाबाद, नेवासा, जोरवे या फिर इनाम गांव। दहमाबाद, जोरवे, नेवासा या फिर इनाम गांव। और फिर यहाँ पे अगर आपने कहीं गलती से भी दहमाबाद लगाया है सर, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जवाब है इनाम गांव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों पर नजर आपकी हमेशा सही रहनी चाहिए। और अगला प्रश्न आपका हड़प्पा सभ्यता से है। कांसे का एवं तांबे का कुत्ता क्रमशः, यानी कि कांसे का कुत्ता भी है एक और एक तांबे का कुत्ता भी है, कहां से मिलता है? किन हड़प्पाई नगरों से मिला है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, लोथल एवं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से हो सकता है कोई हो, आमरी और हड़प्पा या कोटडीजी एवं कालीबंगा। तो चलिए, 2 स्थल हम एलिमिनेट कर दे रहे। अब ये तय है कि ये 2 ही हैं, तो पहले लोथल आएगा कि पहले मोहनजोदड़ो आएगा, अब ये तय करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। और यहाँ पे सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। कांसे का कुत्ता मोहनजोदड़ो से है और तांबे का कुत्ता लोथल से है। तांबे का कुत्ता लोथल से। क्लियर कट ध्यान दिया होगा। और एक बड़ी बात यह है कि अभी जैसे आपने ध्यान दिया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी हुआ है। और जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, 50% के आसपास पेपर आपका गैर परंपरागत ढंग से आया था। तो फिलहाल उस अप्रोच को आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में मत लगाइएगा। आप कहेंगे सर क्यों?
क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तथ्यात्मक तथ्यों पर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, और अगर बहुत कठिन पेपर आ भी जाए तो भी आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ उसी रेशियो में कम आएगा, और अब इस समय नया पढ़ने के लिए कुछ समय भी नहीं है। तो जो चीजें पढ़ी हैं 2 वर्षों में आपने, उसको रिवाइज करिए, इस प्रश्न पर दृष्टिपात करिए। कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म कौन सा है ये कह रहा है। तो यानी यूनानी देवता अपोलो क्या बुद्ध के समान है? तो शायद आपको लगता होगा है या नहीं, तो है, सही है। ईरानी देवता अहुरमज़दा, हाँ ठीक है, वरुण है। ईरानी देवता होम, वो सोम है। तो ये भी सही है, तीनों सुमेलित हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा युग्म असुमेलित है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, सारे युग्म सुमेलित हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है आप ठीक दिशा में जा रहे होंगे, ठीक कर रहे हैं। किस तुगलक शासक की उपाधि अल शहीद है? नासिरुद्दीन, महमूद, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? ध्यान दीजिएगा, किस तुगलक शासक की उपाधि अल शहीद है? ध्यान दीजिएगा, नासिरुद्दीन महमूद है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है? गलती मत करिएगा सर, और यहां पे जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। आप कहेंगे सर हो सकता है हमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा यह होगा कि गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि अल शहीद मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर अंकित है। बात यह है, अल शहीद उपाधि किसकी है? तो वो गयासुद्दीन तुगलक की है। अंकित कहां है? मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर अंकित है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, चीजें इसी तरह क्लियर हैं, रिमार्क करके क्लियर हुई हैं। किस विदेशी यात्री ने लिखा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, गलत मत करिएगा, किस विदेशी यात्री ने लिखा कि लाहौर का आकार आगरा के आकार से भी बड़ा है तथा उसकी गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है? थॉमस कोरियात है, विलियम फिंच है, एंथोनी मॉन्सेरेट है या फिर रॉल्फिच है? थॉमस कोरियात है, विलियम फिंच है, एंथोनी मॉन्सेरेट है या फिर रॉल्फिच है? ध्यान दीजिएगा, लाहौर का आकार आगरा के आकार से भी बड़ा है और उसकी गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है। और कहीं अगर गलती से भी आपने रॉल्फिच को चुन दिया सर, तो ये प्रश्न भी गलत हो जाएगा। यहां पर जवाब है थॉमस कोरियात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर हमने तो रॉल्फिच या विलियम फिंच कहीं पर कुछ पढ़ा है, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप, तो इसका क्लैरिफिकेशन मिलना ही चाहिए आपको। थॉमस कोरियात क्या लिखता है पहले ये देखिए। थॉमस कोरियात ने लिखा है कि लाहौर का आकार आगरा के आकार से भी बड़ा है और उसकी गणना विश्व के सबसे बड़े शहरों में होती है। जबकि ध्यान दीजिएगा, एंथोनी मॉन्सेरेट क्या लिखते हैं कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। यहाँ का बाजार इतना व्यस्त था कि चलने पर लोगों के कंधे आपस में स्पर्श होते होते छिल जाते थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से ध्यान देने की बात है, विलियम फिंच क्या लिखता है। मतलब एक ही प्रश्न में इतने सारे प्रश्न हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है, लाहौर पूर्व का सबसे बड़ा शहर है। ये प्रश्न मतलब ये है कि अब लास्ट मोमेंट है, 15 से 20 दिन बचे हुए हैं और अगर अब आपको इन सब प्रश्नों में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता रहा हूं आप डेंजरस जोन में हैं इस समय। अब चीजें सीधे क्लिक होनी चाहिए, सीधा एकदम फॉरवर्ड, एकदम उत्तर याद आ जाना चाहिए। अब रॉल्फिच क्या लिखते हैं सर? देखिए, लाहौर को ही लिखा है। फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन से भी बड़े और घनी आबादी वाले शहर हैं। तो रॉल्फिच का स्टेटमेंट कुछ है और
विलियम फिंच का स्टेटमेंट कुछ है, एंथोनी मॉन्सेरेट का स्टेटमेंट कुछ है और थॉमस कोरियाट का स्टेटमेंट कुछ है। बड़े करीबी स्टेटमेंट्स हैं, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इस समय नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है, अगर अब इस 15-20 दिन में आपने तैयारी को सही दिशा नहीं दी है तो कंफ्यूजन होगा। और सामने स्क्रीन पर आपको 3 पुस्तकें दिखाई पड़ रही होंगी। आपको हमेशा बताते रहे हैं कि आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए भारतीय इतिहास के 3000 प्रश्नों का संकलन अमृत संजीवनी के नाम से आपके हाथों में पहुंचा है और मध्यकालीन भारत के 2500 प्रश्नों का संकलन अमृत गंगा के नाम से आपके हाथों में पहुंचा है। और अब 2000 टॉपिक वाइज प्रश्नों का आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन पर हमारा ये सेगमेंट अमृत मंजरी के नाम से आपके सामने, आपके हाथों तक पहुंचा है। यह पुस्तक अमृत मंजरी आप देख रहे हैं। इसमें यूरोपियों के आगमन और परवर्ती मुगल से लेकर और भारत की आजादी के बाद तक 2000 बहुत चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं। ठीक वैसे ही प्रश्न जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, और उसी तरह एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। मध्यकालीन भारत की अमृत गंगा आपके पास 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ संकलन है। और फिर प्राचीन भारत के लिए ये अमृत संजीवनी के नाम से ये पुस्तिका आप देख पा रहे हैं। आपकी तैयारी के अंतिम चरण में ये पुस्तकें आपके रिवीजन को बहुत मुकम्मल कर सकती हैं। और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उस प्रश्न से जुड़े हुए ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत प्रामाणिकता के साथ इन पुस्तकों को तैयार करने में हमने इस करीब तक, इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने की कोशिश की है कि आपकी प्रामाणिकता 99.9% तक हो। तो इस दिशा में आप चाहें तो इस पुस्तक को अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में इस समय प्रैक्टिस करने के लिए शामिल कर सकते हैं। सब कुछ ओपन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ये टॉपिक वाइज सारे प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के सारे टॉपिक वाइज प्रश्न और फिर अमृत गंगा के सारे टॉपिक वाइज प्रश्नों का डिटेल यहां पे दिया गया है। आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। और अगर आपने पढ़ा है तो 2 से 3 दिन में आप इन पुस्तकों को फाइनली जल्दी से पलट के रिवाइज कर सकते हैं। कहीं पर डाउट हो तो वहां पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आपको इन पुस्तकों को आप चाहें तो विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप अपने रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। किस अधिनियम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। मैं हट रहा हूं। 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम है, 1853 का चार्टर अधिनियम है या फिर 1858 का चार्टर अधिनियम है। बहुत सामान्य प्रश्न है, गलतियां ना हो। और यहां पर जवाब है 1853 का चार्टर अधिनियम। संवैधानिक विकास से एक प्रश्न जरूर आता है। विदेशी यात्रियों के आगमन, उनकी पुस्तकों, उनके स्टेटमेंट से एक प्रश्न जरूर आता है। मतलब ये सब पता है आपको, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। लॉर्ड कर्जन के बारे में किसने कहा कि लॉर्ड कर्जन में मानवीय तत्व का समावेश बिल्कुल भी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चैटर्जी। ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चैटर्जी। और अगर आपको यहां पर फिर से जवाब गोपाल कृष्ण गोखले याद आ रहा है तो सर गलत है। यहां पर सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। और आप कहेंगे सर हमने तो गोखले पढ़ा था। गलत है, गोखले ने कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा है। सर, कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं।
मुझे उम्मीद है किसी भी छात्र छात्रा के ये सब प्रश्न गलत नहीं हो रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जुड़े रहें लगातार। तो फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये सब प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो गड़बड़ हो सकता है। महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में उद्घोषणा करी कि भारत का वास्तविक शत्रु अंग्रेजी राज नहीं है, अपितु समग्र आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है। औद्योगिक सभ्यता, औद्योगिकरण का गांधी ने विरोध किया, कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने की बात की है। ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पे। सर्वोदय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज एंड अपील टू एवरी ब्रिटेन। हमें लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है आप सही कर पाए। सर्वोदय बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर सही जवाब है हिंद स्वराज 1909 में लिखी है। ये सब प्रश्न इतने सटीक हैं, कई कई बार पूछे गए हैं और गलतियां ना हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा है? भारतीय क्रांति का जनक मैडम भिकाई जी कामा, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? और ये जवाब तुरंत आना चाहिए। और अगर आपने कहीं पर भी गलती से भी मैडम भिकाई जी कामा को लगाया है सर, तो ये उत्तर भी गलत है और यहाँ पर सही जवाब है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर सही जवाब। और ये सब प्रश्न आपको मंजरी में मिलेंगे। इस तरह के मतलब बहुत सारे हजारों प्रश्न है भाई, 2000 प्रश्न है मॉडर्न इंडिया के। तो फिर देखिएगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक बोलेंगे सर ये तो हमने ये पढ़ा था मैडम भिकाई जी कामा। नो, मैडम भिकाई जी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारियों की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर्स। तो फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय क्रांतिकारियों के पिता किन्हें कहा गया है? भारतीय क्रांतिकारियों के पिता, ध्यान दीजिएगा, किन्हें कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर्स। लेकिन यहां का प्रश्न क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय क्रांति का पिता कहा है? रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो इट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहां से देखिए एक एक प्रश्न में से कितने प्रश्न हम करवा दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं सैकड़ों की संख्या में जो छात्र मुझसे जुड़े, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इस क्लास के माध्यम से उनका फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ पिछले 4 महीनों में 30 मार्च तक हमने क्लास खत्म करने की बात की थी और आज अभी 4था महीना चल रहा है। हम लोग लगातार जुड़े हुए, जूझ के मेहनत की है और इस ढंग से मेहनत की है जो आपको आपकी परीक्षा और आपके सिलेक्शन के बहुत करीब ले जा सकता है। आपके पास भी मौका है। आप मेरे साथ रेगुलर क्लास में नहीं जुड़ पाए तो ये 3 प्रैक्टिस सेट और लास्ट मोमेंट पे आपके लिए जो ये अमृत मंजरी पुस्तिका है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको मॉडर्न इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होता है। तो सबसे लास्ट में आप, अभी भी आपके पास समय है, आप अपने 4-5 जो कंफ्यूजन्स हैं अलग अलग जगहों पर जो हो जाते हैं परीक्षा भवन में, क्या पता कौन सा प्रश्न कहां पर आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, तो आप इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए। किसकी मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा कि आज भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या फिर महात्मा गांधी? और अगर आपने यहां पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को चुना है सर, बड़ा सरल प्रश्न है, तो ये भी गलत है। महात्मा गांधी को चुना है सर, तो ये भी गलत है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अब यहां पे इन 2 में से अब आप सही कर पाएंगे और वो है, यहां पर सही जवाब है केशव चंद्र सेन और यहां पर सही जवाब है सर केशव चंद्र सेन। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न बहुत सेलेक्टेड, बहुत चुनिंदा और बहुत अच्छे प्रश्न है। रिमार्क देखिए, तिलक की मृत्यु पर गांधी ने क्या कहा? तिलक की मृत्यु पर गांधी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कवच मेरे साथ चला गया, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कवच बचाव चला गया। ये प्रश्न भी आया है। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मुलर ने लिखा आज भारत का अपना श्रेष्ठतम पुत्र भारत ने खो दिया। मतलब प्रश्न भी हमारी पुस्तिका में ऐसे हैं कि वो प्रश्न है, फिर जवाब है, फिर एक्सप्लेनेशंस हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि सर इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। और कोई भी प्रश्न ऐसे पन्ना पलटेंगे, कहीं पर भी कोई भी पन्ना ऐसे पलटेंगे तो वहां पर कोई भी प्रश्न है और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या दी हुई है, बॉक्स में उसको अच्छे से
इंटरप्रेट किया गया है, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। कठिन प्रश्नों को जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर उनको हमने एक्सप्लेन किया है। ये अमृत मंजरी, चाहे अमृत गंगा, चाहे अमृत संजीवनी। फिर मैक्स मुलर ने तिलक के लिए क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। मैक्स मुलर ने तिलक के लिए प्रश्न भी आया है कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी उनमें गहरी दिलचस्पी है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी ने क्या कहा था, भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। मतलब 12-13 प्रश्न हम लोगों ने किए। आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं। 60 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। पिछले 20 से 25 मिनट में मैंने आपसे 60 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ऐसे ही चुनिंदा और छोटे प्रश्नों के लिए जो आपका सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को रिवीजन के माध्यम से अमृत मंजरी, अमृत संजीवनी, अमृत गंगा के माध्यम से मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।